आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से यहाँ पर कैबिनेट मिशन इंडिया में आता है और किस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की यहाँ बात होती है। इसमें हमने देखा था जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ बनाई जाती है, इसमें टोटल 89 मेंबर्स को रखा जाता है अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, जिसमें से 296 सीट्स जो थी ब्रिटिश इंडिया को दी जाती हैं और 93 सीट्स यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स जो यहाँ पर थे उन्हें दी जाती हैं। फर्दर यहाँ पर बताया जाता है कि जो ब्रिटिश इंडिया से मेंबर्स यहाँ पर आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनको फर्दर यहाँ पर 3 कम्युनिटीज़ में हम डिवाइड करने वाले हैं, जो कि मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी हैं। इसके बाद इसके इलेक्शन के बारे में बताया गया था कि जो हर कम्युनिटी के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये उस कम्युनिटी के जो स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स हैं वो लोग यहाँ पर इलेक्ट करके भेजेंगे, और जो प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आने हैं वो इन प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड हैं वो यहाँ पर नॉमिनेट करके भेजेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जुलाई और अगस्त में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस यहाँ पर 208 सीटें जीतती है, मुस्लिम लीग यहाँ पर 73 सीट्स जीतती है और 15 सीटें यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स जीत कर आते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरह से यहाँ पर फिर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब एक यहाँ पर हम अगर देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है, इसमें कहीं ना कहीं जितने यहाँ पर सेक्शंस इंडियन सोसाइटी में इस समय थे, सभी को कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलती है, चाहे वो इंडियन क्रिश्चियन से, चाहे हिंदूज थे, मुस्लिम से, सिख्स थे, इवन SC ST और इंक्लूडिंग वुमेन, इन सबको यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इवन कि यहाँ पर जितने भी बड़े लीडर्स थे इस टाइम पर, सभी को यहाँ कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनाया जाता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है, वो है महात्मा गांधी जी, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनते। इसके बाद सर BN राव को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रोनोलॉजी समझे तो जुलाई अगस्त में यहाँ पर इसके इलेक्शन होते हैं, इसके बाद नवंबर में इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और दिसंबर से यहाँ इसकी मीटिंग्स स्टार्ट होती है। तो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर इसकी पहली मीटिंग होती है। मुस्लिम लीग इसको ज्वाइन करने से यहाँ पर मना कर देती है, इसका बॉयकॉट करती है और अपनी जो सेपरेट स्टेट वाली डिमांड थी उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करती है। इवन की जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी यहाँ पर इस फर्स्ट मीटिंग को कहीं ना कहीं ज्वाइन नहीं करते, जिसके चलते फर्स्ट मीटिंग को सिर्फ 211 मेंबर्स यहाँ पर अटेंड करते हैं, जिसमें आप देखेंगे 208 कांग्रेस के मेंबर्स थे जो वो यहाँ अटेंड करते हैं और 3 इंडिपेंडेंट्स यहाँ पर आते हैं इसको अटेंड करने के लिए। और यहाँ पर जो ओल्डेस्ट मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है टेम्परेरी प्रेसिडेंट इस असेंबली का। फिर 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट इस असेंबली का, और HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, इनको यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू यहाँ पर इस असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पर मूव करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला। इसने कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर रखा जाना था, इसकी ये फिलॉसफी और फंडामेंटल्स के बारे में कहीं ना कहीं ये बताता है। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहीं ना कहीं यूनानिमसली अडॉप्ट करती है 22 जनवरी 1947 को, और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, इसी के बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा यहाँ बनकर तैयार हो जाता है, इसके बाद हम इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके कहीं ना कहीं हमारे प्रियम्बल के रूप में इसे अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इंडिपेंडेंस, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया था उसके थ्रू यहाँ पर क्या चेंजेस किए जाते। 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन प्लान यहाँ पर आता है और 2 सेपरेट कंट्रीज़ जो बनाने की बात है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसली स्टेट्स इंडियन डोमिनियन में आते हैं वो लोग यहाँ पर अपनी सीट्स जो हैं वो यहाँ पर फिलअप करना शुरू कर देते हैं, और जो मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे यहाँ पर जो इंडियन डोमिनियन से आते हैं वो भी यहाँ पर अपनी सीट्स पर कहीं ना कहीं फिल करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ठीक है,
इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू कहीं ना कहीं 3 चेंजेस यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ होता है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर एक सॉवरन, फुली सॉवरन बॉडी यहाँ पर बना दिया जाता है, विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज। तो ये जैसा भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहती है ये बना सकती है, इसको फुली यहाँ पर सॉवरन बॉडी बना दिया गया। दूसरा, यहाँ पर इसको पावर दे दी जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पर एक्ट्स लाए गए थे इंडिया के रिलेशन में, उनको ये एप्रोगेट या अल्टर अप कर सकती है। ठीक है, तो पहले पॉइंट में ये 2 बातें यहाँ पर बताई जाती है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ इस असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी भी साथ में बना दिया जाता है। तो यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पर 2 सेपरेट फंक्शंस असाइन किए जाते हैं। एक फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और दूसरा फंक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए ऑर्डिनरी लॉज बनाने का। तो इसी के साथ यहाँ पर ये फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी बनती है। देखिए, अब दोनों सेपरेट फंक्शंस के लिए यहाँ डिफरेंट डेज पर इसकी मीटिंग्स बुलाई जाती है। जब ये एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी यहाँ पर असेंबल होती है तब इसको चेयर करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। और जब ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए यहाँ पर मीट करती है तब यहाँ पर जीवी मावलंकर इसको कहीं ना कहीं चेयर करते हैं। तो ये दोनों आपको नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यू करती है ये 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में यहाँ कहा जाता है कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो पाकिस्तान का पार्ट था एरिया, वहाँ से जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स पे उनको वो कहीं ना कहीं यहाँ से अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि माउंटबेटन प्लान के बाद या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसको 2 डोमिनियंस में यहाँ बांट दिया गया। तो जो इंडियन डोमिनियन है इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीटें थी वो 389 से अब कम होकर यहाँ 299 रह जाती हैं, जिसमें 299 में से 229 सीटें यहाँ पर दी जाती हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस को, या जो अब इंडियन प्रोविंसेस बन गए हैं उनको, और 70 सीट्स यहाँ प्रिंसली स्टेट्स को दी जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या किया जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाने थे। तो आज हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इनको स्टडी करने के लिए, इनके ऊपर प्रोविजंस यहाँ पर लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर काफ़ी सारी कमेटीज़ फॉर्म करती है। इसमें 8 मेजर कमेटीज़ बनाई जाती है और कुछ माइनर कमेटीज़ यहाँ पर बनाई जाती हैं। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, मेनली ये जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं और इनके जो हेड अपॉइंट होते हैं, आपको मेनली इनका नाम यहाँ पर याद रखना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर मेजर कमेटी वो थी यूनियन पावर्स कमेटी, इसका हेड JL नेहरू को बनाया जाता है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका हेड भी JL नेहरू को बनाया जाता है। इसके बाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका हेड सरदार पटेल को बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी यहाँ पर, जिसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। इसका हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़, इसका हेड सरदार पटेल को बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसका हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। नेक्स्ट आती है स्टेट्स कमेटी, जिसका काम था नेगोशिएट करना यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स के साथ, इसका हेड भी JL नेहरू को बनाया जाता है। और लास्ट आती है यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी, जिसका हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ माइनर कमेटीज़ भी हैं, इनके भी आपको हेड्स का यहाँ पर नाम याद करना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था यहाँ पर, इसको बाकी सभी कमेटी से इनपुट लेकर यहाँ पर एक फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर करना था, जिसको बाद में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया जाना था और उसके ऊपर यहाँ पर वोटिंग करके फिर एक्सेप्ट किया जाना था एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पर 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर फॉर्म की जाती है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट थे यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो इसके चेयरमैन भी थे। सेकंड थे यहाँ पर N गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड थे यहाँ पर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ थे यहाँ पर डॉक्टर KM मुंशी। फिफ्थ यहाँ पर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सिक्स्थ यहाँ पर
एन माधव राव, जिन्होंने रिप्लेस किया था BL मित्र को। 7th यहाँ पर थे TT कृष्णमाचारी, जिन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को। फरवरी 1948 में इस ड्राफ्ट को यहाँ पब्लिश किया जाता है पब्लिक ओपिनियन के लिए, और देश के नागरिकों को यहाँ पर 8 महीने का टाइम दिया जाता है इस ड्राफ्ट को डिस्कस करने का और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पब्लिक कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और सजेशंस आने के बाद यहाँ पर सेकंड ड्राफ्ट ये ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पर प्रिपेयर करती है और उसे अक्टूबर 1948 में फिर यहाँ पब्लिश करती है। नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर फाइनल जो ड्राफ्ट यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे नवंबर 4, 1948 को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करते हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग जो इसकी शुरुआत होती है। जैसा कि आज हम अपनी पार्लियामेंट में देखते हैं, यहाँ पर किसी भी बिल पास करने का प्रोसीजर जो होता है उसमें 3 यहाँ पर स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, बिल को पेश किया जाता है। सेकंड रीडिंग में फिर इस बिल को क्लोज बाय क्लोज यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, और थर्ड रीडिंग में यहाँ पर फाइनल बिल को वोटिंग के लिए रखा जाता है। उसी तरह से नवंबर 4, 1948 को यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग के लिए इस फाइनल ड्राफ्ट को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करते हैं, जिसमें 5 दिन यहाँ पर इसके ऊपर जनरल डिस्कशन की जाती है। फिर सेकंड रीडिंग इसकी यहाँ शुरुआत होती है नवंबर 15, 1948 से, जो कि ख़त्म होती है 17 अक्टूबर 1949। इस सेकंड रीडिंग के दौरान यहाँ पर क्लोज बाय क्लोज यहाँ कंसीडर किया जाता है इस फाइनल ड्राफ्ट को, और इसमें लगभग 7,653 अमेंडमेंट्स प्रपोज की जाती हैं, जिसमें से 2,473 अमेंडमेंट्स को यहाँ पर एक्चुअली डिस्कस किया जाता है। फाइनली यहाँ पर थर्ड रीडिंग इसकी स्टार्ट होती है 14 नवंबर 1949 को, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर यहाँ एक मोशन मूव करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इस मोशन के ऊपर यहाँ पर वोटिंग होती है 26 नवंबर 1949 को, और जो यहाँ पर टोटल 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उसमें से 284 मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वो इस मोशन को साइन करते हैं और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एडॉप्ट एनेक्ट किया जाता है 26 नवंबर 1949। तो ये डेट है 26 नवंबर 1949 जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडॉप्ट किया जाता है, एनेक्ट किया जाता है, और ये डेट आपको प्रेम्बल में मेंशन्ड में मिलती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होता है यहाँ 26 नवंबर 1949 को, इसमें एक प्रेम्बल होता है, 395 आर्टिकल्स होते हैं और 8 शेड्यूल्स को यहाँ पर एडॉप्ट किया जाता है। शेड्यूल की बात करें तो देखिए शेड्यूल्स क्या होते हैं, कुछ आर्टिकल्स की ये फर्दर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमने शेड्यूल में डाली हुई है। तो काफ़ी लोगों को शेड्यूल का मतलब नहीं पता होता। शेड्यूल एक फर्दर एक्सप्लेनेशन कुछ आर्टिकल्स की। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर भी यहाँ लॉ मिनिस्टर थे इस समय, और जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में काम किया था। इन्हें यहाँ पर हम फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें एक और डेजिग्नेशन मिलता है, वो है मॉडर्न मनु का। तो काफ़ी बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये डेजिग्नेशन या फिर किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। देखिए 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रोविजंस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे फोर्स में आ गए थे, जो रिलेटेड थे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड शोर्ट टाइटल से। तो ये थोड़ा सा जो पोर्शन था, जो कुछ प्रोविजन थे, ये 26 नवंबर को ही यहाँ पर फोर्स में आ गए थे। इसके बाद जो मेजॉरिटी पार्ट था, जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ये यहाँ पर फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 को, और इसी डे को यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन में डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट यहाँ पर बोला जाता है, और हम इस डे को 26 जनवरी को यहाँ पर रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए इसके बारे में क्वेश्चन UPSC में भी यहाँ पर पूछा जा चुका है कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है यहाँ पर, जो 26 जनवरी वाली डेट है, ये मेंशन कहाँ पर है। तो आर्टिकल 394 आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, यहाँ पर ये डेट मेंशन, जिसमें यहाँ बताया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ किस डेट से यहाँ पर एनफोर्समेंट में आने वाला है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। आर्टिकल 394 में यहाँ ये डेट मेंशन है एनफोर्समेंट की। देखिए
दूसरा यहाँ पर 26 जनवरी को ही यहाँ पर इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट या डेट ऑफ एनफोर्समेंट को क्यों चुना गया था, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट रीज़न था यहाँ पर। इसी दिन को यहाँ पर 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया था आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसकी ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को देखते हुए ही 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर एनफोर्समेंट डे इसलिए चुना गया था। इसके बाद यहाँ पर देखें, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ कमेंसमेंट में आता है, इसी के साथ यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनको भी यहाँ रिवील किया जाता है। अगर आप आर्टिकल 395 देखेंगे तो उसमें ये रिवील करने की यहाँ पर बात की गई है। लेकिन एक एक्ट यहाँ पर था, अबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949, इसको यहाँ एग्जम्पशन में रखा जाता है, इसको रिवील नहीं किया जाता। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 क्या था, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, जो प्रीवी काउंसिल थी यहाँ पर, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, इसकी इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर ये जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन वाली पावर थी इसको एबॉलिश कर दिया गया था। तो इसी एक्ट को यहाँ पर जो जिसने यहाँ पर एबॉलिश किया था, हाईएस्ट एपेलेट जुरिस्डिक्शन वाली पावर जो दी गई थी इस प्रीवी काउंसिल को, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सेप्शन में डाला जाता है और ये आर्टिकल 395 में यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके बाद अदर फंक्शंस की बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो यहाँ पर एक तो इसको पावर दी गई थी ऑर्डिनरी लॉज बनाने की, जो हमने पीछे देखा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू जो पावर्स मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर ये इंडिया की मेंबरशिप जो थी कॉमनवेल्थ थी उसको रेटिफाई करती है मई 1949 में। उसके बाद नेशनल फ्लैग को यहाँ पर एडॉप्ट करने का काम करती है 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इनको अडॉप्ट किया जाता है 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये यहाँ पर इलेक्ट करती है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। तो हम यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ टोटल 11 सेशंस किए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। और इस दौरान यहाँ पर इसने लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर स्टडी किया हमारा खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और जो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर निकल आया वो था 64 लाख रुपीज़। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका जो सिंबल था वो एलिफेंट था। उसके बाद हमने देखा पहले भी ये सर BN राव जो यहाँ पर थे, इनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद HVR एंगर जो थे इनको यहाँ सेक्रेटरी बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके बाद SN मुखर्जी जो थे ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, ये यहाँ पर कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और इन्होंने ही हैंड रिटन यहाँ पर पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पर जो ओरिजिनल वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया गया था बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बिहोर राम मनोहर सिन्हा। तो ये कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको थोड़े से याद रखने हैं। इसके बाद देखिए इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे गए हैं पेपर में, लेकिन 2005 पे एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये हमने देखा था कमेटीज़ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ मेजर कमेटीज़ थी और कुछ माइनर कमेटी थी। इसमें ये एक मेजर कमेटी थी, वो थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसका हेड जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर बनाया गया था। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर था जिसे हम मेनली प्रियम्बल में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था इंडिया का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था 26 जनवरी 1950 को। तो ये थोड़ा सा चीज़ प्रियम्बल में कवर करने वाली है। वैसे इसका जो आंसर है वो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया का जो स्टेटस था 26 जनवरी 1950 को वो था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये प्रियम्बल में मेंशन था।
इसके बाद हमने इसमें अमेंडमेंट करके 2 नए वर्ड्स भी ऐड किए थे, तो उसके बाद ये सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा।